फिर देखो अंकिता रिप्लाई करेगी उसको कि आई वॉज थिंकिंग फॉर समवेयर इन यूरोप। क्या है, अंकिता बोले कि मैं सोच रही थी कि यूरोप जाना चाहिए, यूरोप के साइड, या फिर मे बी इटली जा सकते हैं या हम स्पेन जा सकते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू सी कोलेसम एंड अल्मब्रा। क्या है, वो बोल रही है कि मैं हमेशा से कोलेसम और अल्मब्रा देखना चाहती थी, तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो उसने वो बता दिया कि कहाँ जाना चाहिए। फिर निशा अपना एक्सप्लेन कर रही है, दैट साउंड्स अमेजिंग। मतलब आप कुछ इसमें फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं कि हाँ भाई बिल्कुल आप चौंकते हो कि हाँ ये अमेजिंग लग रहा है सुनने में। आई हैव ऑलवेज वांटेड टू ट्राई ऑथेंटिक इटालियन पिज़्ज़ा एंड स्पेनिश टपास। क्या है, यहाँ की आप डिशेस बता रहे हैं कि मैं हमेशा से ये खाना चाहती थी कि वहाँ का इटालियन पिज़्ज़ा, इटली गए तो इटालियन पिज़्ज़ा खाना चाहती हूँ, और स्पेन गए तो स्पेनिश टपास एक फेमस डिश होती है वहाँ की, तो वो खाना चाहती हूँ। तो निशा ने ये बताया, बट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ समवेयर अ लिटिल बिट मोर एडवेंचरस लाइक न्यूजीलैंड और कोस्टा रिका। क्या है, फिनिशा बोल रही है कि मैं क्या कहते हैं कि मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे एडवेंचर कर सकें हम, जैसे कि न्यूजीलैंड और कोस्टा रिका जा सकते हैं हम। फिर अंकिता रिप्लाई करती है, वाओ दैट्स ग्रेट आइडिया। उसने बोला हाँ ये तो बड़ा ग्रेट आइडिया है, चलते हैं। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड टू गो हाइकिंग इन द माउंटेन और जिप लाइनिंग थ्रू द जंगल, बट कैन वी डू बोथ, अ सिटी कैन एंड एन एडवेंचर डेस्टिनेशन। फिर क्या है, अंकिता क्या बोली कि हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ कि मैं माउंटेन पे हाइकिंग करूँ, जिप लाइनिंग करूँ जंगल के अंदर, बट क्या हम ये दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं कि एक ही डेस्टिनेशन पे हमें सिटी भी घूमने को मिले और एडवेंचर भी मिले। तो फिर निशा बोलती है, एब्सोल्युटली वी कुड स्पेंड अ फ्यू डेज एक्सप्लोरिंग रोम और बार्सिलोना एंड देन हेड टू द माउंटेन और दी जंगल फॉर सम एडवेंचर एक्टिविटी। फिर निशा क्या बोलते हैं कि हाँ एब्सोल्युटली हम तो जा सकते हैं हमें कुछ दिन एक्सप्लोर करना चाहिए रूम में और बार्सिलोना में, और फिर हमें माउंटेन की तरफ जंगल के लिए एडवेंचर एक्टिविटी करने के लिए निकल जाना चाहिए। ठीक है, फिर अंकिता बोलती है, दैट साउंड्स परफेक्ट एंड व्हाट अबाउट द एकोमोडेशन, शुड वी स्टे इन होटल्स और ट्राई समथिंग यूनिक लाइक हॉस्टल्स। क्या है, फिर अंकिता बोलती है कि ये तो ठीक सुनाई दे रहा है, मतलब ठीक लग रहा है सोचकर, और फिर हमें रहना कहाँ चाहिए वहाँ पे, हमें होटल लेने चाहिए या फिर कुछ यूनिक हॉस्टल्स वगैरह में रहना चाहिए। तो फिर निशा कहती है, आई थिंक्स मिक्स ऑफ बोथ। क्या है, निशा कहती है कि दोनों का मिक्सचर भी चलेगा हमें, कि हम होटल में भी रह सकते हैं और हॉस्टल में भी रह सकते हैं। वी कैन स्टे इन होटल इन द सिटी बट देन ऑप्ट दी कोजी कैबिन और ट्री हाउस इन द माउंटेन और जंगल। क्या है, निशा ने क्या बोला कि हम सिटी में जब रहेंगे तो होटल में रह लेंगे, फिर जब हम माउंटेन्स या जंगल में जाएंगे तो ट्री हाउस या कैबिन बुक कर लेंगे। ठीक है, फिर अंकिता बोली, साउंड्स लाइक अ प्लान, आई कांट वेट टू स्टार्ट प्लानिंग आवर ड्रीम वेकेशन। फिर लास्ट में उसने बोली कि हाँ ये बड़ा अच्छा प्लान लग रहा है सुनने में, और मैं वेट नहीं कर पा रही हूँ कि हमारी ये ड्रीम वेकेशन कब रियल होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप लिखेंगे कि आपका फाइनल स्टार्ट हुआ और आपका ख़त्म हो गया, पूरा प्लान आपका बन गया। तो इस तरीके से आप लिखते हैं डायलॉग राइटिंग, जो कि आएगा ही आएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आएगा आपके पास लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कुछ कंप्लेनिंग के लिए भी आ सकता है, इन्विटेशन के लिए भी आ सकता है, बट मैं इसमें आपको एक फॉर्मेट बता देती हूँ कि जिससे अगर इन्विटेशन के लिए आ रहा है या फिर कंप्लेनिंग के लिए आ रहा है तो आपको पता हो किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, तो लेटर राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि आप जब भी लेटर स्टार्ट करेंगे तो आप ये इस साइड से करेंगे, जो कि आप स्टार्ट करेंगे योर एड्रेस, आपका जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ आएगा, फिर डेट आएगी आपकी, फिर जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, पहले आपने लिखा अपना एड्रेस और डेट, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर लिखा रेसिपिएंट का नेम, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम और उसका एड्रेस। ठीक है, फिर अगर आप यहीं पे इनविटेशन की जगह, ये इनविटेशन का फॉर्मेट है, अगर इनविटेशन की जगह आप कंप्लेनिंग लिख रहे हैं तो आप बीच में सब्जेक्ट भी डालेंगे कि हाँ, रिसिपिएंट एड्रेस के बाद सब्जेक्ट डालेंगे कि हाँ भाई आपका सब्जेक्ट क्या है, कि किस चीज़ की आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है, इनविटेशन स्टार्ट, अगर आप कंप्लेन कर रहे हैं तो रिस्पेक्टेड टीचर या जिसको भी कंप्लेन कर रहे हैं रिस्पेक्टेड करके उसका आगे लिखेंगे कि मैं ये हूँ और इस चीज़ की मुझे कंप्लेन करनी है। फाइनली आप लास्ट में लिख देंगे जल्दी से जल्दी ये इशू सॉल्व किया जाए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर आपको इनविटेशन आता है, मोस्टली तो 95% इन्विटेशन ही आता है, इसलिए मैंने इनविटेशन लिख कर दिखाया। फिर भी मैं 5% अगर वो आ जाता है कि कंप्लेनिंग लेटर लिखना है तो फिर मैंने फॉर्मेट बता दिया, अगर वो है तो वो भी आप लिखाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आप जब इन्विटेशन को, तो पहले अपना एड्रेस लिखा, डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर जिसको भेज रहे हैं लेटर उसका नाम और उसका एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ी, फिर आप लिखेंगे डियर फ्रेंड,
मतलब डियर आपके फ्रेंड का नाम हो जाएगा यहाँ पे, जो भी आपका फ्रेंड हो, जिससे मेरे को लिख रहा है, तो निशा, डियर निशा, आई होप यू आर वेरी वेल। आप उसको पूछेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बढ़िया होगे, बिल्कुल, है ना। और फिर आप लिखेंगे आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम एक्साइटेड टू टेल यू। आप फिर लिखेंगे कि मैं भी ठीक हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ तुम्हें ये बताने के लिए। फिर जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप इनवाइट कर रहे हैं वो लिखेंगे कि हाँ मेरे ब्रदर का बर्थडे है या कुछ भी है, जो भी आपको टॉपिक दिया जाए कि ये चीज़ है और मैं उसके लिए आपको तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ, हम ऐसे ऐसे इन्जॉय करेंगे, या जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं बीच में वो लिखेंगे। फिर लास्ट में आप लिखेंगे फाइनली, इसमें थोड़ा सा कंटेंट ही लिखा जाता है। वैसे इसको मार्क्स मिलने का तरीका यही होता है, अगर इस तरीके से आप फॉर्मेट में लिख रहे हैं और आपको ये 10 नंबर का आ रहा है और फॉर्मेट आप ठीक लिख रहे हैं, तो आपको 4 से 5 नंबर तो फॉर्मेट के ही मिल जाते हैं। ठीक है, कंटेंट किस तरीके से आप ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उससे कटते हैं नंबर, वो भी पैटर्न का नहीं कटता। पैटर्न आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो आपको 4 से 5 नंबर आराम से मिलेंगे। और ये अच्छे से लिखा होगा आपने लास्ट में, इतनी लाइन तो आप सब में चेपेंगे, ठीक है, सब में घुसा देंगे, ठीक है। और ये भी सब में लास्ट में डालेंगे, ठीक है। तो बीच में आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं कि हाँ कौन कौन सा फंक्शन है हमारे यहाँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ और हम बढ़िया से इन्जॉय करेंगे। फिर लास्ट में आप लिखेंगे आई होप यू विल डेफिनेटली कम एंड वी विल इन्जॉय अ लॉट हेयर टुगेदर। क्या है, फिर लास्ट में आप लिखेंगे कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम ज़रूर आओगे और हम यहाँ पे दोनों साथ में मिलके बहुत इन्जॉय करेंगे, ठीक है। फिर आप लास्ट में लिखेंगे योर ट्रूली, और जो भी आप लिखें योर ट्रूली आपका नाम, ठीक है। तो ये आपका एक पैटर्न था जिस तरीके से आप लिखते हैं। फिर मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको लिखना है, कि क्वेश्चन आता कैसे है, ठीक है। तो क्वेश्चन आया था ये लास्ट ईयर, राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड इन अ नेबरिंग स्टेट इन्वाइटिंग हिम हर टू विजिट अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट नियर योर ओन विलेज। योर लेटर शुड हाईलाइट द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस द मॉन्यूमेंट। क्या है, इसमें साफ साफ क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, और ताकि आप उसको इनवाइट कर सकें कि आप साथ में अपने पड़ोसी देश में, पड़ोसी राज्य में घूमने जाएं, टाउन में या विलेज में कहीं भी घूमने जाएं, और आप जहाँ भी उसको बुला रहे हैं घूमने के लिए वहाँ की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या मॉन्यूमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो आप समझ गए क्वेश्चन कैसे आएगा, आप आंसर कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ था आपका एड्रेस, जो कि यहाँ पे लिख देंगे आप D128 आनंद विहार दिल्ली, ठीक है। और आप आज की डेट डालेंगे, आज तो 30 हो गई, मैंने ये कल PDF बनाया था तो 29 तारीख डाल रखी, ठीक है। तो आप डेट डालेंगे, फिर जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस और नाम, जैसे मैंने ये अंकिता का नाम डाल दिया, और XYZ जो भी एड्रेस हो उसका, केरला या फिर मुंबई या जो भी है वो एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस डालने के बाद आप स्टार्ट करेंगे जो मैंने बताया आपको, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, के मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेटर तुम्हें बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिलेगा। आई वॉन्टेड टू अटेंड an invitation for you to come visit a historical monument near by my town in the India। क्या है, आप उसको बोल रहे हैं कि मैं इनवाइट कर रहा हूँ तुम्हें कि हम अपने पास के टाउन में ही जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बने हैं इंडिया के अंदर वहाँ घूमने चलें, विजिट करने चलें। इट कॉल्ड द रेड फोर्ट एंड इट्स एब्सोल्युटली ब्रीथ टेकिंग। क्या है, आप बता रहे हैं कि मॉन्यूमेंट का नाम क्या है, रेड फोर्ट, लाल किला, और वो बहुत बढ़िया है, ब्रीथ टेकिंग है। फिर आप लिख रहे हैं रेड फोर्ट के बारे में, जो उसने पहले बताया कि आप जो भी मॉन्यूमेंट के बारे में बताएं थोड़ा उसको हाईलाइट कर दें। तो वैसे ही आप रेड फोर्ट के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं जिसके बारे में आपको पता हो। रेड फोर्ट वॉज बिल्ट इन दी 17th century by the Mughal Empire Shahjahan. It serves as the residence of the Mughal empires for nearly 20 years। क्या है, रेड फोर्ट 17th सेंचुरी में बनाया गया था ये मुगल एम्पायर के द्वारा, जो कि थे शाहजहाँ द्वारा ये बनाया गया था 17th सेंचुरी में, और ये इनका घर हुआ करता था मुगल का, जहाँ पे इन्होंने 200 साल तक रहे। द फोर्ट इज मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इज अ मैग्निफिकेंट एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। क्या है, आप बता रहे हैं कि भाई जो पूरा का पूरा जो लाल किला है वो रेड सैंडस्टोन से मिलके बना है, और ये एक एग्जाम्पल है कि मुगल आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था, ठीक है। द रेड फोर्ट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इंडियन हिस्ट्री। क्या है, रेड फोर्ट एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इट वॉज द साइट ऑफ मैनी इंपॉर्टेंट इवेंट इंक्लूडिंग द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1857 रेबिलियन विच मार्क्ड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इवेंट भी होते हैं लाल किले के ऊपर, आपको भी पता है कौन कौन से होते हैं। तो जहाँ
1857 के अंदर जब इंडिया ने ब्रिटिश के ऊपर अपनी जीत पा ली थी, उसको भी ये दर्शाता है। व्हेन यू विजिट टू द रेड फोर्ट यू विल बी एबल टू सी मेनी इट्स incredible features including the Diwan-e Khas where the empire would hold private audience and the Rang Mahal which was the once empire private residence। क्या है, आप वही बता रहे हैं कि जब भी आप यहाँ रेड फोर्ट पे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि दीवाने खास हो गया। दीवाने खास क्या था, एक प्राइवेट ऑडियंस जहाँ बैठती थी वो जगह थी, और रंग महल था जहाँ पे एम्पायर की प्राइवेट रेजिडेंसी हुआ करती थी। फिर आप बता रहे हैं आई नो यू आर अ हिस्ट्री बफ एंड आई थिंक यू आर रियली इन्जॉय विजिटिंग दी रेड फोर्ट। क्या है, आप क्या बता रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में जानना बड़ा अच्छा लगता है, हिस्ट्री का कीड़ा है तुम्हारे अंदर, और तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें बड़ा इन्जॉय फील होगा, यहाँ पे खुश होगे तुम। इट्स एन इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट दैट ट्रूली शो केस द इंडिया रिच कल्चर हेरिटेज। क्या है, ये बहुत इनक्रेडिबल मॉन्यूमेंट है जो कि इंडिया के रिच कल्चर हेरिटेज को दर्शाती है। ये आप बीच का कंटेंट जो भी आपको दिया होगा वही लिखना होगा, ऐसे कुछ नहीं है रेड फोर्ट के ऊपर लिखना है, किसी के ऊपर लिखना है, वो आप एक मैं पैटर्न बता रही हूँ आपको किस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप ये लाइन ज़रूर डालेंगे, आई होप यू कैन मेक इट आउट टू विजिट सून, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और नीड हेल्प प्लानिंग योर ट्रिप। ठीक है, लास्ट में मैंने लिखा है कि अगर तुम्हें ये ट्रिप प्लान करने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन उठ रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लास्ट में आप ये लिख देंगे कि हाँ तुम ज़रूर आओगे, और फिर भी कोई क्वेश्चन तुम्हें पूछना है तो तुम मेरे को लेटर लिखो, मैं बताता हूँ तुम्हें। टेक केयर, आप अपना टेक केयर बोल के अपना नाम लिख देंगे, बस ये आपका लेटर खत्म हो गया। इस तरीके से आपको लेटर लिखना है, इन्विटेशन लेटर। नेक्स्ट आता है आपके पास ऐसे राइटिंग फॉर्मेट। ऐसे राइटिंग एक ज़रूर आता है कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखना है, आपको उसका फॉर्मेटेशन पता होना चाहिए, ताकि फॉर्मेट पता होगा तो किसी भी टॉपिक पे आएगा तो आपको पता है कि मुझे इस तरीके से लिखना है, ताकि मैं फॉर्मेट के तरीके से ही 4-5 नंबर तो अपना गेन कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 15 नंबर का आता है तो 4-5 नंबर तो फॉर्मेट के मिल जाते हैं, तो 4-5 नंबर फॉर्मेट के तो पता ही होने चाहिए कि अगर आपको टॉपिक जो दिया है वो टॉपिक भी नहीं आता तो कुछ तो आता है ना। तो कोई भी जब आपको टॉपिक मिले तो आप सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, टाइटल तो डालेंगे ही, इंट्रोडक्शन देंगे सबसे पहले कि हाँ भाई आप उसके बारे में जानते हैं क्या है, जैसे कि डेफिनेशन हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उससे जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स आपको पता होंगे कि भाई इतने, जैसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि भाई इतने % लोग यहाँ इंडिया में अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे। तो फिर प्रॉब्लम बताएंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं उस चीज़ के, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फिर अगर कोई प्रॉब्लम है उस टॉपिक के अंदर तो उसके सॉल्यूशंस बताएंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट होने के एडवांटेजेस तो मेरे हिसाब से ज़्यादा है नहीं, तो एडवांटेजेस इसमें नहीं होते, जिसके एडवांटेजेस है उसमें एडवांटेजेस लिखेंगे, जिसमें डिसएडवांटेजेस है उसके डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। बट ये नहीं है कि डायरेक्ट आप डिसएडवांटेजेस से ही चालू कर दें। ठीक है, कि भाई हाँ मोबाइल फ़ोन के ऊपर आपने लिख दिया तो आप मोबाइल फ़ोन के लिए आ गया आपके पास एक टॉपिक, तो आप उसके थोड़ा एडवांटेजेस भी लिखेंगे कि हाँ भाई ये एडवांटेजेस हैं, बट फिर भी ये लोगों को बिगाड़ रहा है, उसको पढ़ाई नहीं करने देते, या कुछ भी जो भी डिसएडवांटेजेस हैं वो भी लिखेंगे। बट एडवांटेजेस तो हैं भाई, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं हम, तो उस तरीके से अगर जिस चीज़ के भी एडवांटेजेस हैं तो पहले आप एडवांटेजेस से स्टार्ट करेंगे, फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका कोई एडवांटेज नहीं दिखता पर डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं जो कि आप लिख सकते हैं। फिर उसका सोल्यूशन भी निकल के आता है कि भाई हाँ हम कैसे इससे उभर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हट जाए। फिर लास्ट में सॉल्यूशन बताने के साथ साथ आप निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई हाँ कंक्लूजन में क्या आएगा। तो आपको इस तरीके से अगर लिखेंगे, आप पूरा एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर पूरी बॉडी के अंदर क्या लिखेंगे कि फैक्ट क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर उसका सोल्यूशन क्या निकल के आ रहा है, फिर कंक्लूजन क्या है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 101% अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको फॉर्मेट समझ आ गया होगा। अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि किस तरीके से लिखना है, मैं एक बार बता देती हूँ। ठीक है, ये है आपको आया था 2023 में, राइट एन एसे अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक। आपको टॉपिक्स दिए गए थे जिसमें से आपको चुनना था कि इस टॉपिक पे आपको ऐसे लिखना है, 250 वर्ड्स के अंदर आपको लिखना था। ठीक है, इंडियाज़ रोल इन 21st सेंचुरी वर्ल्ड। क्या है टॉपिक आपको दिया गया है, इंडियाज़ रोल इन दी 21st सेंचुरी वर्ल्ड। पहले आप टॉपिक लिखेंगे सबसे ऊपर, फिर आप अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, अपना नहीं देना, मतलब टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे, इंडियाज़ रोल इन दी 21st सेंचुरी वर्ल्ड। इंडिया इज़ अ कंट्री विच a rich culture heritage and diverse population of over 1.4 billion people.
क्या है, आप जब इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है तो इंडिया के बारे में आप बताएंगे पहले तो कि हाँ भाई इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे बहुत रिच कल्चर हेरिटेज पाया जाता है, डाइवर्स पीपल पाए जाते हैं, बट यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के साथ यहाँ के लोग हैं. In certain years, India has emerged as a major player on the global stage with the economy growing at the impressive rate and influence on the international affairs raising. क्या है फिर आप बताएंगे कि हाँ रिसेंटली ईयर्स में, अभी शुरुआती सालों में, अभी के सालों में ही क्या हुआ कि इंडिया एक मेजर प्लेयर बन गई है ग्लोबल स्टेज के तौर पे, और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, जो कि इंटरनेशनल तौर पे भी इफेक्ट कर रही है लोगों को, मतलब उनसे बढ़िया हो रही है. ठीक है, फिर आपने ये इंट्रोडक्शन दे दिया इंडिया के ऊपर, फिर आप स्टार्ट करेंगे उसके फैक्ट्स वगैरह जो भी आपको पता होगा. वन ऑफ द की फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया रेज इन ब्लूमिंग. ठीक है, पहला फैक्टर क्या है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी बहुत ब्लूम करती जा रही है, बढ़ती जा रही है. इन द पास्ट फ्यू डिकेड इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट स्ट्रेड इन द एरिया सच एज टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज. क्या है, अभी अगर देखें कुछ टाइम से तो इंडिया बहुत आगे बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी के अंदर भी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी और सर्विसेज के अंदर भी. एज अ रिजल्ट इट बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एंड अ हब फॉर इनोवेशन फॉर दी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. क्या है, अगर देखा जाए जैसे इकोनॉमी इसकी ब्लूम करती जा रही है दिन पे दिन, उसी का रिजल्ट ये है कि ये वर्ल्ड के सबसे ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर आ गई है इंडिया, और इसके अंदर ये बिल्कुल हब बन चुकी है, घर टाइप का बन चुकी है कि इनोवेशन हो सके यहाँ और एंटरप्रेन्योरशिप हो सके, लोग कर सकें. ठीक है, तो आप बता देंगे जो भी इंडिया में अभी भी हुआ है रिसेंटली कि भाई हाँ यहाँ पे G20 भी हुआ, ब्रिक्स भी हुआ, फिर जो भी इसमें आपको पता है वो लिख सकते हैं कि भाई हाँ यहाँ से गोल्ड मेडल आया या जो भी आया, तो आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, वरना आप बोलेंगे कि भाई हाँ ये रिपीट तो होना नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ. तो इस तरीके से आपको लिखना है. लास्ट में आप इसके ये फैक्ट्स लिखे आपने कि क्या क्या फैक्ट हैं. फिर आप इसके कंक्लूजन लिखेंगे लास्ट में कि हाँ भाई इंडियाज़ रोल इन द 21st सेंचुरी वर्ल्ड कैन नॉट इग्नोर्ड with its growing economy, increasing influence and the international affair and contribution to the science and technology, India poised to play an even greater role in the shaping the future of the our world. क्या है, अब कंक्लूजन में ये डालेंगे कि हाँ भाई इंडिया एक 21वीं शताब्दी में बहुत अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बनती जा रही है दिन पे दिन के इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इन्फ्लुएंस कर रही है एक दूसरे को, और कंट्रीब्यूशन भी दे रही है साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर, और ये फ्यूचर में चल के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ग्रेट रोल प्ले करेगी. तो ये आपका कंक्लूजन निकल के आ गया. तो इस तरीके से आप अपना ऐसे लिखेंगे तो अच्छे से लिख के आइएगा. तो स्टार्ट, ये आपका ख़त्म हो गई है वीडियो. ठीक है, इस तरीके से ही आता है आपको, आपको पता चल गया होगा कि ऐसे कैसे लिखना है, स्पीच राइटिंग कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, डायलॉग राइटिंग कैसे लिखना है, अनसीन पैसेज कैसे ठीक से लिख कर आना है, किस तरीके से आप आंसर्स ढूंढेंगे, वो मैंने टिप्स पहले ही वीडियो में बता दी थी. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको हेल्प मिले तो एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे थैंक यू ना भी बोलें तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा कि हाँ हेल्प मिली या नहीं मिली. मैं भी आपके लिए बहुत एफर्ट्स करती हूँ. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कौन से नेक्स्ट कोड का चाहिए आपको. और मैंने ये पहले बना दी थी, वैसे आपको हिस्ट्री का भी चाहिए था, मैंने हिस्ट्री का बना के रखा है बट मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही. अपलोड मीन्स मतलब PDF बना के रखा है बट रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा वो 4 तारीख को है पेपर आपका और ये अभी जल्दी है, तो मैंने सोचा ये इसकी ज़्यादा नीड है आपको, तो ये कर देती हूँ मैं. तो मुझे वैसे बहुत खुशी हुई थी लास्ट आपका जो BESC 131 का भी क्वेश्चन पेपर जो मैंने पढ़ाया पूरा वही आया. आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा करना होता है और 200 नंबर का समझ लो 180 नंबर का आया था. मतलब आपके पास कितना ऑप्शन था कि आप कितना सारा छोड़ के आ सकते थे. ठीक है, इतना सारा ऑप्शन था, इतना सारा मैंने पढ़ा दिया था आपको. और इतना सारा नहीं, मतलब 18 क्वेश्चन कराया था, 18 में से वो 18 के 18 ही आ गए थे. 16 17 18 तो 16 17 आ गए थे. ठीक है, तो ऐसा अच्छा लगता है मुझे भी. तो ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.